भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और सीनियर लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं मुल्क से जुड़े हुए, मुसलमानों से जुड़े हुए, जिन पर हम बात करेंगे और उनके जवाब देने के लिए सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, सर आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं? जी मैं अच्छा। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, एक साथ दी जाने वाली ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया। उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि सियासत होने लगी है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ख़ासतौर से बीजेपी की बात अगर मैं करूं तो उसको जश्न के तौर पे मनाई रही है। एक अच्छा फैसला था ये, लेकिन उसको हार जीत के तौर पे जो देखा जा रहा है, जो उसके ऊपर सियासत शुरू हो गई है, उसको कैसे कहते हैं? देखिए, जब ये फैसला आया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने खुद प्रेस किया जी। उन्होंने कहा यह किसी की हार और जीत नहीं है, पहली लाइन कही, और इस फैसले का स्वागत किया। जब ये मामला कोर्ट में भी गया था तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया था और उस वक्त अपील की थी कि समाज को इसमें बदलाव आना चाहिए। सब लोग कह रहे थे ट्रिपल तलाक गलत है, बिद्दत है, नहीं होना चाहिए। जो लोग बाद में स्वागत कर रहे हैं, वो जब ये मामला आया तब पता नहीं हमारी सरकार पर कितने इल्ज़ाम लगाए गए। आप जानते हैं मामला अदालत में था, सायरा बानो अदालत में गई, अदालत में जाने के बाद वहाँ तय हुआ, अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पूछा, सरकार से भी पूछा, सरकार ने अपनी राय अदालत में रख दी। और हम लोगों ने इसको मज़हब से नहीं जोड़कर कहा कि इसको ये देखा जाए कि ये महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला लिया तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जज थे जो चाहते थे कि कानून बने, फिर हुआ सर्वसम्मति से कि इसको इल्लीगल, अवैध 3 तलाक को घोषित किया, गैर आईनी करार दिया गया। गैर आईनी करार, इल्लीगल ही। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें हम लोगों ने कोई जश्न नहीं मनाया। हाँ, मुस्लिम महिलाओं ने बहुत सी जगह इसका स्वागत किया, पूरे देश ने स्वागत किया। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली लाइन कही कि किसी की हार और जीत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर जो स्टैंड उन्होंने बाद में लिया कोर्ट में भी और जवाब में, अगर वो पहले दिन ले लेते तो शायद अदालत को फैसला भी करने के। ये जो सर पूरे का पूरा मामला हुआ, इस पर ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने इस पूरे मसले पर सियासत की है और इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश की है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ये कहा है कि कॉमन सिविल कोड की नींव है ये, उन्होंने फ़ौरन बयान दिया। देखिए, बीजेपी ने इस पर कोई सियासत नहीं की है। ये मुद्दा तो बहुत दिनों से था। कई मुस्लिम देशों में भी, अफगानिस्तान में, दुबई में और कई जगह, तकरीबन 22 कंट्रीज़ हैं ऐसी जहाँ पर बैन, जहाँ पर ट्रिपल तलाक बैन है। तो यहाँ हम लोगों ने क्यों नहीं पहल की? और जब अदालत को क्यों दखल देना पड़ा? अदालत को दखल देना पड़ा और उसकी जिम्मेदार बीजेपी हो जाएगी। जो हम लोगों ने खुद सुधार नहीं किया या हम लोगों ने उसको खुद माना नहीं, और अब इल्ज़ाम सिर्फ बीजेपी पे। बीजेपी का इतना ही कहना था, क्योंकि हम सरकार में हैं तो हमने अपना पक्ष अदालत में रखा। जहाँ तक लोग कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड की बात, कॉमन सिविल कोड का मतलब ये तो नहीं है कि हिंदू सिविल कोड मुसलमानों पर थोप दिया जाएगा। प्रॉपर्टी राइट और कई राइट, मैरिज रिफॉर्म, इसके बारे में चर्चा होती रहती है, लेकिन अभी कोई सरकार ऐसा प्रस्ताव लेकर आ रही है, पहले समाज तैयार हो। सरकार अभी कोई प्रस्ताव लेकर कॉमन सिविल कोड का पार्लियामेंट में या कहीं पर ले जाने वाली नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि मैरिज रिफॉर्म हो। बहुत से रिफॉर्म होते रहते हैं, हिंदू समाज में भी सती प्रथा थी, आखिर वो रिफॉर्म हुआ। अगर इसमें भी पहले से कोशिश होती समाज की तरफ से तो बहुत अच्छा होता। आपको लगता है साहब, शाह बानो का जो केस था 86 के आसपास, और उस वक्त जो मौजूदा हुकूमत थी उसने कुछ मुस्लिम उलेमाओं की, उस वक्त जो मौजूदा लोग थे या जो ज़िम्मेदार थे कौम के, उनकी बात मानी और उन्होंने ये कहा था कि आप शाह बानो केस में हमारी बात मान लीजिए, हुकूमत से ये कहा था। और उसके बाद जो रिफ़ॉर्म है, मज़हब के नाम पर होने वाली जो कुछ गलत परंपराएं हैं, गलत रवायतें हैं, उनको हम दूर कर देंगे। चूँकि आपने भी ये बात कही है, आपको लगता है कि ये फेलियर जो है मुस्लिम उलेमाओं का है, मुस्लिम दानिश्वरों का है, मुस्लिम सियासतदानों का है? कितना वक्त लग गया और उसमें जो है दखल अंदाजी करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, दुश्वारी ये है कि जो इश्यूज़ हैं, हम इश्यूज़ बना के देते हैं। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या मुस्लिम उलमाए कराम ने, कुछ लोग तो टेलीविज़न पे आते हैं, वो एक उलमा कराम है। अब वो उनको टेलीविज़न पे ही पहचान होती है जी। और कुछ उलमाए कराम हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वो ज़िम्मेदार हैं और बहुत बड़े बड़े हैं जी।
जिनका, लेकिन उन्होंने ये मौका उन्होंने दिया, कोर्ट को फैसला करने का मौका दिया। आपने खुद फैसला नहीं किया, इसको बिद्दत बताते रहे, लेकिन आपने इसको जब तक पाबंदी नहीं लगाई, पाबंदी जब लग गई तब आपने स्वागत कर दिया, कहा खैर मकदम करते। तो यानी कुल मिलाकर के फेलियर जो है वो, आप फेलियर क्यों होते हैं ये जवाब देना चाहिए देश को। मुसलमानों की लीडरशिप के नाम पर अभी कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, और हर तरफ जो है वो एक तरीके से देखा जाए सियासी तौर पर मुस्लिम तबके को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, वो अलग थलग हो चुका है। देखिए मुस्लिम लीडरशिप बनेगी कैसे? मुस्लिम समाज के लोग तो बहुत सेकुलर हैं जी, वो कहीं से भी अपने बीच के किसी आदमी को नेता मानते ही नहीं हैं। कभी नेहरू को, कभी इंदिरा को, कभी सोनिया जी को, कभी लालू जी को, कभी मुलायम सिंह जी को, कभी मायावती जी को। तो जो मुस्लिम लीडर हैं, मौलाना आज़ाद के बाद कौम किसी की बात में तो कभी खड़ी नहीं हुई। तो ये शिकायत किस बात का कि मुस्लिम लीडर नहीं है? आप चाहे किसी भी सियासी पार्टी में मुस्लिम लीडर हों, और उनसे ज़्यादा यकीन जो है वो जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं वो उनके नाम पे बिहार की होगी तो लालू जी कहेंगे मुस्लिम को मैं जो कहूँगा वो होगा, यूपी में मुलायम सिंह जी कहेंगे कि हम जो कहेंगे वो होगा, कहीं पर कांग्रेस के लोग दावा करेंगे। तो मुस्लिम समाज के अंदर लीडर पैदा तब होता जब मुस्लिम समाज कहता ये हमारा लीडर है और ये समाज के लिए काम करेगा और हम इसके साथ खड़े हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। बीजेपी का डर दिखाकर सिर्फ कांग्रेस और कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों का लीडर बना दिया गया, और उनको जैसा फ़ायदा मिला, उनको वोट मिलता रहा तो उनके पक्ष में बोलते रहे, वोट नहीं मिला तो खामोश रहे। इसमें शिकायत किस बात की? हाँ नहीं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप जो है, जो कौम के लीडर थे उनको खुद भी तो आगे आना चाहिए ना साहब। कौम की लीडरशिप अच्छी रहनुमाई करने के लिए, जैसे मैंने कहा ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का ही था, इसमें कोई मुस्लिम लीडर आगे नहीं आया। बीजेपी एक पार्टी के तौर पर आ गई, आरएसएस जो है एक एनजीओ के तौर पर आगे आई। शरई मामलों में जो उलमाए कराम हैं वो इजाज़त नहीं देते कि कोई मुस्लिम लीडर खांस भी ले उसमें। वो कहते हैं इस मामले में नहीं आपको बोलना है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके काम में इंटरफेरेंस है। तो इसमें मुस्लिम लीडर कोई आकर क्या करता? बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं साहब मुल्क के अंदर सेकुलर और नॉन सेकुलर वाला जो है एक रवायत चल पड़ी है। सेकुलरिज्म की क्या लगता है परिभाषा बदल गई है? बीजेपी कहती है कि हम सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी हैं, या जो है वो हम असली जो है वो सबका साथ सबका विकास, यानी सबके साथ जो है वो इंसाफ होगा, ना इंसाफी किसी के साथ नहीं होगी, यही सेकुलरिज्म है। लेकिन हाँ, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ और मुझे कोई सेकुलरिज्म ना सिखाए। लालू यादव खुद को सबसे बड़ा सेकुलर बताते हैं। ममता बनर्जी जो है वो एक अलग तरह की सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के वक्त पर जो है आप गणपति विसर्जन नहीं कर सकते। तो सेकुलरिज्म की अलग सी परिभाषा घड़ी जा रही है, अलग सी डेफिनेशन बनाई जा रही है। देखिए सेकुलरिज्म क्या है? इस मुल्क में 130 करोड़ लोगों की फिक्र करना, सबको बराबर की नज़र से देखना, किसी का अपीजमेंट नहीं करना, सबको भारत के नागरिक के तौर पर देखना, यही तो सेकुलरिज्म है। यानी मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, सब भारतीय हैं, सबका साथ सबका विकास, यही तो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप दुर्गा पूजा की मूर्ति का विसर्जन रोक दें और कि मुहर्रम है। सेकुलरिज्म ये है कि दोनों को साथ चलाएं, सरकार दोनों को लेकर चले। तो सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ बीजेपी का विरोध खड़ा किया गया आज तक कि आप सेकुलर क्यों हैं, कि आप बीजेपी को से डरा कर सेकुलर हो जाते हैं। क्या किया? आज हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोज़गार है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि मुसलमानों की हालत ऐसी है। कौन लोग हैं? जो लोग हुकूमत में रहते हैं। मुलायम सिंह जी हुकूमत में थे, अखिलेश जी, उन्होंने क्या काम किया? अगर वो अच्छी सरकार देते तो मुसलमान हिंदू दोनों तरक्की करते। तो गुड गवर्नेंस भी सेकुलरिज्म है, किसी से भेदभाव नहीं, ये भी सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब बदल दिया कुछ पार्टियों ने, सिर्फ बीजेपी को गाली देना ही उनके लिए सेकुलरिज्म है, बीजेपी से डराना ही उनके लिए सेकुलरिज्म है। हमारा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। आज भेदभाव ना हो,
बी कैटेगरी सी कैटेगरी में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। अब जिनको जो पढ़ेंगे वो आगे आएंगे, जो काबिल होंगे वो आगे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सेकुलरिज्म अगर मुसलमानों के बहुत हमदर्द होते तो कोई रिजर्वेशन न दिया होता, क्योंकि संविधान इजाज़त भी नहीं देता कि धर्म के नाम पर किसी को रिजर्वेशन दे। आपने तालीम के लिए कुछ किया होता। अगर ग्रेजुएट 3% होंगे तो IAS 10% कैसे हो सकते हैं? तो एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ। मुस्लिम को सिर्फ बीजेपी से तुम्हें हम बचाएंगे, बीजेपी तुम्हें खा जाएगी, ये डरा डरा कर रखा। सर, एजुकेशन के लिए तो आपकी पार्टी भी, आपकी हुकूमत भी बहुत कुछ नहीं कर रही है। माइनॉरिटी कैरेक्टर था AMU का या है, और जामिया का, उसको छीनने की बात हो रही है। कुछ इस तरह के एफिडेविट दिए जा रहे हैं कि माइनॉरिटी कैरेक्टर इनका ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, जो नेहरू जी ने किया, जो इंदिरा गांधी की सरकार ने किया, वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी कह रही है। जो मौलाना आज़ाद साहब ने जो पार्लियामेंट में बात रखी थी वही कह रहे हैं। माइनॉरिटी स्टेटस क्या होता है? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं माइनॉरिटीज़ के, जिसमें माइनॉरिटीज़ का अगर पैसा लगा है, वो खुद रन करते हैं, तो उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है। AMU में 1 रुपया भी खर्च होता है तो वो भारत सरकार से होता है। तो उसका कैरेक्टर तो ऐसा है, लेकिन टेक्निकली नाम के लिए तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आप, लेकिन टेक्निकली सरकार ने पहले भी एफिडेविट दिया है, वही हम लोगों ने कहा। हाँ, नहीं, लेकिन साहब उसमें तो गलत बात है ना ये कि अगर सरकार पैसा दे रही है तो इसका हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसका मतलब उस फैसले के मुताबिक ये है कि अगर सरकार पैसा दे रही है, ग्रांट दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी कैरेक्टर उसका नहीं हो सकता। देखिए, माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसकी हम कोशिश करते हैं जी। लेकिन AMU के मामले में या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के मामले में सेंट स्टीफन कॉलेज है या और कोई कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटीज़ के कॉलेजेस हैं, या माइनॉरिटीज़ के बहुत से और भी इदारे हैं जो फंडेड बाय माइनॉरिटीज़ हैं, उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है। यही रुख सरकार ने पार्लियामेंट के रुख को, जो पहली सरकारों ने कहा, वही रुख को पार्लियामेंट में कोर्ट में रखा है। इस मुल्क में जी सलाम के ज़रिए मैं दुनिया में जो मुसलमान हैं उनको कहना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा में मत आइए, हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है। लेकिन उसका जो है वो वक्त वक्त पर उसका टेस्ट लेना, ये तो ठीक नहीं। कोई टेस्ट नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में रहा, जिनको मुल्क के बंटवारे में पाकिस्तान पसंद था, वो चले गए। जो यहाँ रह गए वो मादरे वतन मान के रहे, वो यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, वो और कहीं जाने वाले नहीं हैं। अच्छा साहब, अभी उस बात हो रही थी कि क्या सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है क्या वो बदली है, परिभाषा चेंज हुई है? आपको लगता है कि जिस तरीके से माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ दिन पहले अवार्ड वापसी की भी एक चेंज तो हुआ है ना कि इस मुल्क में कहीं दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, हिंदू मुसलमान मिलकर। लेकिन मॉब लिंचिंग तो हो रही है साहब। वो सर, इक्का दुक्का भी अगर होती है। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मौत हुई है मॉब लिंचिंग में। देखिए, कहीं ज़ात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं राज्य के नाम पर। बिहारियों को महाराष्ट्र में मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो बिहारी थे। तो उस वक्त जब हुआ था तो वो राज्य के नाम पर हुआ। उसी तरह अगर यहाँ के साथ भी अत्याचार कई जगह आज नहीं, बहुत पहले 50 साल से कई बार दलित के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, या किसी भी कास्ट कम्युनिटी के नाम पर जहाँ पर भी घटना हो, वो सब बुरी बात है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन मुल्क में जो माहौल बनाया गया कि हिंदुस्तान में बहुत दिक्कत है, दुश्वारी है, हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ के मुल्क में हो सकता है कि जो आपने 28 गिना दिया, मैंने तो 28 सुना नहीं, आपने गिनाया है तो नहीं, वो रिपोर्ट है, एक बाकायदा, वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, वो रिपोर्ट है, वो मिनिस्ट्री की भी। लेकिन मैंने जो 4-5 नाम जो टेलीविज़न पे जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता खूब बोलते हैं आके जी, पहलू खां के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, इन सब के बारे में बोलते हैं, तो सर उसमें एक्शन हुआ है। जो लोग शामिल थे वो जेल गए। कानून को कोई हाथ में लेगा वो बर्दाश्त नहीं है। कानून का राज मुल्क में होगा। और प्रधानमंत्री ने एक नहीं कई बार इसकी मजम्मत की है, कड़े शब्दों में की है। तो माहौल
इतना ख़राब नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। आज मिलकर रह रहे हैं, दो बड़ी कौम जो मिलकर रहती है, इसकी मिसाल नहीं है दुनिया में। जितने अरब हैं उनसे ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान के अंदर हैं साहब, बिल्कुल। और हिंदू और मुसलमान की बहुत सारी कहानी होगी। आप राजस्थान से आप देखिए, एक से एक कहानियाँ हैं मोहब्बत की। लेकिन अगर एक घटना हो जाती है राजस्थान के अंदर तो उसको ऐसे बताया जाता है जैसे राजस्थान का हर मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान डरा हुआ नहीं है, मुसलमान खुदा से डरता और किसी से नहीं डरता। लेकिन उसको डराने की कोशिश की जाती है, उसका टेस्ट लिया जाता है कि वो सच्चा देशभक्त है कि नहीं, मुल्क परस्त है कि नहीं। और योगी हुकूमत जो है वो सर्कुलर निकालती है कि सारे मदरसों में झंडा फहराया जाए, राष्ट्रगान गाया जाए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। अब ऐसा कौन सा मुसलमान है, जब आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि देशभक्त भी है, वो सच्चा मुसलमान है, देश से के अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, फिर ऐसा कौन सा मुसलमान है जो जश्न आज़ादी को ना मनाता हो, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, जो जश्न आज़ादी जो है जी, ये एक सबको मनाना चाहिए जी। मदरसा हो या संस्कृत विद्यालय, कॉलेज हो या स्कूल हो। अब तो झंडा फहराने का अधिकार सबको है। वाजपेयी सरकार के वक्त में कैबिनेट ने इसको पास किया, सबको है। तो अपने मुल्क का तराना गाना, अपने मुल्क का झंडा फहराना, इसमें डर किस बात का है? उसमें तो एक कहा था, एक ऐप बना है मदरसों के काम के सुधार के लिए। कहा कि हर मदरसे का जो भी एक्टिविटी है उस ऐप पे डालें। ऐसा लगा कि सिर्फ झंडे का डालने को कहा है, हर जो कुछ आप करते हैं उस ऐप पे डालिए। कोई कमियां हैं वो भी डालिए, तो जो कमियां हैं वो भी डालनी चाहिए। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि, और मुल्क से मोहब्बत का इजहार करना, इनमें किसी को क्या दिक्कत होगी। लेकिन उसका जो है वो वक्त वक्त पर उसका टेस्ट लेना, ये तो ठीक नहीं। कोई टेस्ट नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में रहा, जिनको मुल्क के बंटवारे में पाकिस्तान पसंद था वो चले गए, जो यहाँ रह गए वो मादरे वतन मान के रहे, वो यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, वो और कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये जो इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं और जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, जिन जिन स्टेट्स में, तो क्या कभी उनके मुख्यमंत्रियों से या जो उनके सीनियर लीडर्स हैं या जो वहाँ पर मिनिस्टर्स हैं उनकी बात होती है? चूँकि सीनियर लीडर हैं, आप पार्टी के जिम्मेदार हैं और मुस्लिम तबका देखता है आपकी तरफ। देखिए, बातचीत तो होती है। हमारे सारे लीडरान फिक्रमंद होते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार डेवलपमेंट कर रही है, विकास कर रही है, देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, स्किल इंडिया में काम हो रहा है, मेक इन इंडिया में काम हो रहा है। इस मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कोशिश हो रही है। ये मुल्क मजबूत होगा तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो कोशिश हो रही है। इस तरह की घटना हम लोगों को के लिए बहुत दिक्कत देती है। अगर कोई एक घटना होती है तो सरकार की बहुत सी अच्छी बातों को छोड़कर लोग इसी की चर्चा शुरू करते हैं, तो बीजेपी के लिए अच्छी बात तो नहीं। अगर कहीं पर इस तरह की घटना होती है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और हमारी पूरी लीडरशिप मजम्मत करती है। ये बताइए साहब, आपका ताल्लुक बिहार से है और बिहार में जो सियासी उथल पुथल पिछले दिनों में देखने को मिली, लालू यादव लगातार कह रहे हैं कि महागठबंधन इसलिए जीता था क्योंकि वो सेकुलर पार्टीज़ को जिताया था या सेकुलर हुकूमत बनाने के लिए जिताया था, लेकिन अब तो नीतीश कुमार धोखा दे दिया उन्होंने, नीतीश कुमार ने, और एनडीए में वो शामिल हो गए। देखिए, नीतीश कुमार जी साफ सुथरे छवि के इंसान हैं, और जब बेनामी प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ का मामला जब आया तो उनके लिए लालू जी के साथ काम करना मुश्किल हो रहा था। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही थी जी, तो वो उनसे अलग हुए। हमको लगा कि क्योंकि बिहार ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, तो जनमत तो मुख्यमंत्री के नाम पे था, पार्टियों के नाम पे नहीं था। तो वो बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया है और आज बीजेपी जेडीयू की सरकार है। अभी तो बाढ़ आई हुई है तो सब लोग उसमें खिदमत में लगे हुए हैं। लालू जी रैली कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैली में मायावती नहीं जा रही हैं और कई लोग नहीं जा रहे हैं। तो क्योंकि सब जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी मिलकर बिहार की खिदमत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो ये कह रही है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना रही है, लेकिन हर स्टेट में अपनी हुकूमत बनानी है। तमिलनाडु में भी कुछ वैसा ही खेल खेला जा रहा है और आपने देखा बिहार में तो वैसा कुछ हुआ ही। और एक इलेक्शन कमीशन का जो एक बहुत बड़ा बयान आया है कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक जा करके वो चुनाव जीतना चाहती हैं, इलेक्शन जीतना चाहती हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और यहाँ का जो उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग समाज के अंदर दरार
दरार डालते हैं। हमारी पार्टी तो सबका साथ सबके विकास वाली पार्टी है, जनता के वोट से बनी हुई पार्टी है। तमिलनाडु का सवाल है तो वहाँ 2 धड़े इकट्ठे हुए हैं, उसमें बीजेपी तो वहाँ हमारे एक मेंबर भी नहीं है उस असेंबली के अंदर, तो वहाँ 2 धड़े इकट्ठे हुए हैं। तमिलनाडु का विकास हो, आपस में अगर 2 दल मिलते हैं तो इसमें क्या दुश्वारी। हाँ, लेकिन जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ये बयान आया था, इसको गुजरात राज्यसभा इलेक्शन से जोड़ करके देखा। नहीं, तो लोग आप कहीं से कोई भी बयान, वो जो उन्होंने जोड़ा नहीं, लोग देखने वाले अपने नज़रिए से देख लेंगे। उन्होंने कहा कुछ, लोग गुजरात से कैसे देख लेंगे। गुजरात के अंदर MLAs कांग्रेस से क्यों नाराज़ हैं, कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं, पूरे मुल्क में कांग्रेसियों को ही कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं है, ये जवाब देना चाहिए ना। आपके जब बहुगुना साहब इतने बड़े नेता, उनके बेटे बेटी कांग्रेस छोड़ गए, तो फिर समझिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो गई जिसके नेता पे, जिसकी नीति पे, नेतृत्व पे किसी को यकीन ही नहीं है कांग्रेसियों को, तो जनता को क्या यकीन होगा। और तो बीजेपी जाकर के तोड़ेगी जहां मौका लगे। तोड़ेगी नहीं, अगर कोई कांग्रेस, हम बैन तो नहीं लगा सकते, अगर कोई कांग्रेस के अंदर काम जो कर रहे हैं लोग, उनको लगता है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, देश की सेवा करनी है, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो जैसे जनता जुड़ी, अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। बहुत कम उम्र में आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, और लेकिन अब इतने सीनियर लीडर हैं और अभी कैबिनेट से दूर हैं, हुकूमत से दूर हैं, क्या कहा जाए इसके ऊपर। पार्टी में काम कर रहे हैं, अगर पार्टी के तर्जुमान ना होते तो खुर्शीद साहब इंटरव्यू लेने थोड़ी आते। हमारे यहाँ कुछ लोग पार्टी में काम करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग भी हैं जी। कुछ लोग सरकार में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग सत्ता के लिए नहीं, हम लोग सेवा के लिए राजनीति में आए, तो पार्टी में अभी जिम्मेदारी है तो पार्टी का काम कर रहे हैं। कहाँ की जिम्मेदारी अभी, चूँकि कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। नहीं, मैं तो कंपेन में रहता ही हूँ, जहाँ भी चुनाव होता है एज ए ओरेटर, कंपेनर में जाता ही हूँ, सब जगह जाता हूँ, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ जाता नहीं हूँ। और पार्टी के तर्जुमान की जिम्मेदारी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर के नाते जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी तो पार्टी में मिली हुई है। लेकिन नए लोगों को मौका मिलता है साहब, सीनियर लोगों को जब मौका नहीं मिलता तो कुछ तो मतलब मन में उलझन होती होगी, परेशानी होती। किस बात की उलझन? मैं मंत्री रहा हूँ, मैं सरकार में रहा हूँ, कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारियाँ मिली हैं। अभी अगर अमित शाह जी की टीम में काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी की टीम में सरकार में काम कर रहे हैं, मैं अमित शाह जी की टीम में पार्टी में काम कर रहा हूँ, तो काम तो करना होता है पार्टी के लिए। पार्टी बढ़ेगी तब तो सरकार बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब, 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे मुस्लिम तबके की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपने खुद भी माना है कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक वो बहुत बैकवर्ड है। आपको लगता है कि कोई फार्मूला है ये जो बैकवर्डनेस है उससे निकालने के लिए, ये जो उनकी कमियां हैं, जो खामियां हैं, या जो वो तरक्की की राह में पीछे छूट गया है, उससे निकालने के लिए कुछ फार्मूले नज़र आते हैं आपको, या उनके ऊपर काम किया जाए मिल करके? देखिए, फार्मूले एकदम साफ हैं जी। ऐसी सरकार हो जो बराबरी की निगाहों से देखे, और हमारी सरकार जो समाज में अंतिम पायदान पर है उनकी चिंता करने वाली सरकार है, जो सबसे ज़्यादा गरीब है उनकी चिंता करने वाली सरकार है, जो BPL में है, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम BPL में है, तो उनके लिए उज्ज्वला स्कीम आई तो गैस सिलेंडर सबको मिला, उनके लिए घर का इंतज़ाम कर रहे हैं तो सब मुस्लिम भाई को भी मिलेगा, उनके लिए सड़क बना रहे हैं, उनके लिए स्कूल बना रहे हैं। तो जो समाज में सबसे पीछे रह गए हैं उनको सबसे आगे लाने का अभियान है। और दूसरी सरकार होती तो मुस्लिम घर योजना, मुस्लिम शिक्षा योजना ऐसे करके चलाती। हम उनको हिंदुस्तानी की नज़र से देखते हैं, और हर हिंदुस्तानी की खिदमत करना नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार अपना फ़र्ज़ समझती है। साहब, एक चीज़ तो मानेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारी कोशिशें आप कर रहे हैं और बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ, लेकिन अभी भी दूरियां हैं, खामियां हैं और खाइयां हैं दोनों के दरमियान, बीजेपी और मुस्लिम्स के दरमियान। तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, होता रहता है। देखिए, ये बात नहीं फैलती है कि जो 2.5 करोड़ गैस सिलेंडर मिला उसमें आबादी की तनासुब से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को मिला, ये क्योंकि जो BPL में ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन प्रचार ये हो जाता है कि एक व्यक्ति जा रहा था, वो मुस्लिम था, उसको पीटा गया, मारा गया, तो जो अच्छी बात है उसका प्रचार कम होता है। हमारे ख़िलाफ़ जो हमारे विरोधी हैं उनको BJP के ख़िलाफ़ बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि साहब मुस्लिम के साथ ये हो रहा है। क्या हो रहा है? आज नरेंद्र मोदी जी के 3.5 साल के अभी सरकार में
कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, पूरे मुल्क में अमन अमान है। जो आपने घटना बताई मुझे 3-4 याद है, आपने 28 बताई। तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन 28 की तो मौत हुई है, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बच्चा चोरी के नाम पे हिंदू मार दिए गए उसकी तो चर्चा नहीं 7 लोग मरे थे, 4 मुस्लिम थे, 3 हिंदू। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ घटना से, सीट के झगड़े में कोई मारे गए तो उसको अलग कहा गया। तो लेकिन झारखंड में जो है फांसी पर भी लटका दिया गया था गौकशी के नाम पर। मैं आपसे कह रहा हूँ इस मुल्क में जी सलाम के ज़रिए मैं दुनिया में जो मुसलमान हैं उनको कहना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा में मत आइए। हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है। पूरे दुनिया में मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर सेफ हैं तो हिंदुस्तान में हैं। और जो अच्छी बातों की तरफ भी ध्यान दीजिए। ये प्रोपेगेंडा हमारे विरोधी करते हैं। सरकार ईमानदारी से सबको साथ लेकर चल रही है, सबकी फ़िक्र कर रही है। सर, हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मरकज़ी हुकूमत है, मोदी हुकूमत है, वो सबका साथ सबके विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा इनकी हुकूमत में। और मुस्लिम तबके के अंदर जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा और उनकी तालीम के लिए और उनकी तरक्की के लिए ज़रूर हुकूमत काम करेगी। फ़िलहाल बेबाक बात में बस इतना ही। आदाब।